नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है संस्कृतिकरण। ये समाजशास्त्र का दूसरा टॉपिक है। इसमें 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकरण, वैश्वीकरण। तो आज हम इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर M.N. श्रीनिवासन ने किया। ठीक है दोस्तों, M.N. श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण है, इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। क्या होता है संस्कृतिकरण? इसके अंतर्गत कोई निम्न हिंदू जाति या कोई और जनजाति द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदल लेती है। मतलब वो जो द्विज जाति है, मेनली जो द्विज जाति हो, आपके ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय माने जाते हैं, राजपूत माने जाते हैं, तो ये उनकी तरह बिहेव करती है, उनके जैसा कल्चर अपनाती है सॉरी, उनके जैसा खान पीन अपनाते हैं, वही ट्रेडिशन, वेशभूषा, ठीक है। मतलब उनके जो नियम है उनको फॉलो करने लगते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में वो अपने आप को उस जाति के समतुल्य मानने लगते हैं। तो ये जो अवधारणा है, ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है दोस्तों संस्कृतिकरण। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषता है? ये सतत प्रक्रिया है। मतलब कि अगर आपने एक बार संस्कृतिकरण अपना लिया, एक बार आपने कोई दूसरी विचारधारा, खान पान, वेशभूषा अपना ली, तो फिर वो लगातार वैसा ही चलता रहेगा। परिवर्तन, ये चेंजेबल है। लगातार क्या होता है? परिवर्तन होता है इस प्रक्रिया में। उच्च जातियों का अनुकरण, इसमें क्या किया जाता है संस्कृतिकरण में? जो उच्च जातियां हैं उनका अनुकरण किया जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक जीवन के अनुकूलन है। मतलब कि जो सामाजिक जीवन है उसके अनुकूल क्या होता है, इसमें चेंज आता है। तटस्थ अवधारणा है, ठीक है ना। मतलब आपने एक बार इसको अपना लिया, मतलब तटस्थ हो गए, फिर इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का सवाल नहीं है। ये अवधारणा कैसी है? एक तटस्थ अवधारणा है। इसमें फिर ऊपर नीचे कोई चेंज की गुंजाइश नहीं है। आगे चलते हैं। संस्कृतिकरण के स्रोत क्या हैं दोस्तों? तो देखिए, अब संस्कृतिकरण कैसे हुआ? जैसे जैसे लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, वैसे वैसे वो नई चीज़ें सीखेंगे। आपको तो पता है कि अपने इवन जो वर्ल्ड में जो चेंज हुआ था, ठीक है ना, वर्ल्ड में जो पुनर्जागरण हुआ था, उसका भी कारण यही था, ठीक है, कि जो लोग थे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। तो वैसे ही यहाँ पर संस्कृतिकरण में भी संचार और यातायात के साधनों का योगदान है। तो ये स्रोत हैं। शिक्षा है ही। शिक्षा क्या कर रही है? हमें एडवांस बना रही है। तो एक स्रोत क्या है यातायात के साधनों के अलावा? शिक्षा। आगे है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। अब आप नगरों में देखिए, अपने जो मतलब जो सभी लोग हैं वो एक दूसरे को मतलब बीट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है ना। अपना जो बेसिक है वो सब भूल सा गए हैं, ठीक है। तो औद्योगिकरण और जो नगरीकरण है, ये भी एक स्रोत है संस्कृतिकरण का। इसको आप स्रोत भी मान सकते हैं और आप ये भी मान सकते हैं कि जो अपना बेसिक कल्चर है उसको भी भूला जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक सुधार। जो राजनीतिक व्यवस्था बन रही है और समाज में जो सुधार हो रहे हैं, ये भी एक स्रोत है। उसके अलावा नए जो भी कानून बनते हैं, ठीक है ना, नए जो भी कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी मतलब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके तहत सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी चेंज किए गए हैं सबको एक समान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये किसके तहत आते हैं? संस्कृतिकरण के स्रोत के तहत। आर्थिक सुधारों की यदि हम बात करें, तो आर्थिक सुधार जो भी किए गए हैं उसके तहत भी क्या हुआ है? संस्कृतिकरण। सबको इक्वल लाने की कोशिश की गई है। तो जो आर्थिक सुधार है दोस्तों, वो भी स्रोत है किसका? संस्कृतिकरण का। आगे है धर्म स्थल, मंदिर, तीर्थ स्थान। तो ये जो जगह है आज के टाइम में, यहाँ पर जो सभी वर्ग हैं, सभी जो जातियाँ हैं, वो इक्वल हैं। तो ये भी जो मंदिर है, तीर्थ स्थल है, ये भी स्रोत हैं संस्कृतिकरण का। तो ये हमने देखा संस्कृतिकरण। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट है, क्योंकि हमें तो लिमिटेड पढ़ना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो इसमें आप 1-2 लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो मेन बात है वो है इन पॉइंट्स का याद
रहना, इसकी डेफिनेशन याद रहना। तो ये हो गया संस्कृतिकरण। आगे हम चलते हैं पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण जैसे मतलब कि जो पश्चिम देश है, मेनली हम पर राज किसने किया था? हमें ब्रिटिशर्स ने किया था। तो उनके कारण जो हमने अपने कल्चर में, जो अपने रिलीजन में, मतलब जो हमारी भाषा में, जो हमारे रहन सहन में, वेशभूषा में जो परिवर्तन आया है, दैट इज पश्चिमीकरण। तो देखते हैं पश्चिमीकरण। पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगने की प्रक्रिया। इसके द्वारा भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करते हैं। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास की ये कुछ लाइंस हैं। क्या कहा इन्होंने? ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में हुआ परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, M.N. श्रीनिवास ने क्या कहा कि जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हम पर 150 वर्ष राज किया, उनके कारण हमारी समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? वो परिवर्तन पश्चिमीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो चलिए देखते हैं। पहली बात ये भी क्या है? तटस्थ अवधारणा है। इसको अपनाने से परिवर्तन को अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। एक व्यापक अवधारणा है, मतलब कि जो पश्चिमीकरण है खाली हमारी सोच में ही नहीं, हमारे खान पान में। ठीक है, मैकडोनल्ड्स वगैरह देखिए कितने खुल गए हैं, हम देसी चीज़ों को तो भूल गए हैं। ठीक है, वेशभूषा, ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तो हर एक चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। तर्क और समानता पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था है ये। इसके अलावा नए मूल्यों का समावेश हुआ है इसमें। नए मूल्य कौन कौन से? सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जो नए मूल्य हैं ये इसमें जुड़ गए हैं। एक निश्चित आदर्श का अभाव। ठीक है, मतलब अब जो हमारा जो एक निश्चित आदर्श था उसका अभाव हो गया। अब हम पूरी तरीके से किसको फॉलो करने लगे? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको फॉलो करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी विशेषताएं, किसकी? पश्चिमीकरण की। और पश्चिमीकरण क्या है ये भी हमने बता दिया। अगर इसकी हानि देखनी हो तो जो हमारे मूल्य थे उनका ह्रास हो गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मतलब एक कंपटीशन हो गया है। ठीक है ना, हर फील्ड में। उसके अलावा जो हमारे जो मेन कल्चर था, जो हमारा ट्रेडिशन था, हम उसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना, हमारी जो खुद की आइडेंटिटी थी हम उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारी जो भाषा है उस पर भी जो विदेशी भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा है, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये भी तो एक तरीके से हानि है कि ग्लोबली अगर हम, मतलब अगर किसी देश को अगर वर्ल्ड में, ठीक है, अपनी अलग पहचान बनानी है तो उसके लिए केवल इकोनॉमिकली ग्रोथ की मतलब आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपका जो कल्चर है, ठीक है ना, उसकी भी ग्रोथ जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है अपना लौकीकरण। लौकीकरण क्या कहलाता है? यह परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें धर्म का महत्व कम हो जाता है। मतलब पहले जो भी चीज़ें होती थी वो धर्म को इम्पोर्टेंस देकर होती थी कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो लौकीकरण में क्या होता है दोस्तों? यह चेंज का वह प्रक्रिया है, परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें धर्म का महत्व कम हो जाता है तथा तार्किक विचारों को प्रमुखता दी जाती है। तो इसमें जो धार्मिक विचार है उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और जो तार्किकता है उसको इम्पोर्टेंस दी जाने लगती है। धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। सामाजिक आचारों की ऐसी व्यवस्था जिनमें आचार संबंधी मापदंड धर्म से हटकर वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण पर आधारित हो जाते हैं। मतलब ये जो सामाजिक आचार हैं ये धर्म से हटकर किस पर मतलब आ गए हैं? वर्तमान जीवन और सामाजिक कल्याण पर हमने अपनी सोच को डेवलप कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो यह परिवर्तन की प्रक्रिया है, चेंजेबल है कॉन्टिन्यूसली। धार्मिकता का ह्रास हुआ है लौकीकरण में। विभेदीकरण की प्रक्रिया है लौकीकरण। बुद्धिवाद है, वैज्ञानिक अवधारणा है, यह एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना लौकिकीकरण।
आगे चलते हैं, आगे है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे 1991 में मनमोहन राव कमेटी के आधार पर। ठीक है, तो उसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। तो अब हम उसी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जाता है। यही है ग्लोबलाइजेशन, कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसे क्या कर देना, यूनिफाइड, एकीकृत कर देना। सॉरी। देखिए, वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र संचरण, मतलब वस्तु मतलब कि जो भी इकोनॉमी में जिस भी सेक्टर की वस्तु हो, चाहे व्यक्ति मतलब सर्विसेज हो, ठीक है, इनका क्या हो, इनका स्वतंत्र संचरण हो, दैट इज भूमंडलीकरण। ओके, अब देखते हैं हम इसके उद्देश्य कि किस उद्देश्य हेतु अपनाया गया। तो सिंपल सी सबसे पहला तो कारण एक ही है, मौद्रिक घाटे को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मौद्रिक घाटे को कम करने के लिए इसको अपनाया गया। घरेलू उदारीकरण के तहत उत्पादन, निवेश और बाजार व्यवस्था का महत्व बढ़ाने हेतु। ठीक है ना, घरेलू उदारीकरण के लिए जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो भी बाजार व्यवस्था है उसका इम्पोर्टेंस, महत्व बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया गया। बाजार में आंतरिक व बाह्य प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया गया। विदेशी व्यापार में विस्तार हेतु भी इसका उपयोग किया गया। अब देखते हैं इसका प्रभाव। तो देखिए, कृषि पर प्रभाव पड़ा ही है, कृषि में कुछ लॉस हुआ है इससे, कुछ फील्ड में तो फ़ायदा हुआ है और कुछ फील्ड में कृषि में मेनली लॉस भी हुआ है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रभाव। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो जो सरकार है ये क्या कर रही है, जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उनको भी बढ़ा रही है। पर्यावरण पर प्रभाव। तो भूमंडलीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण तीव्र गति से बढ़ा, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा रूस यूक्रेन वार, इससे जो ग्लोबली मतलब कि जो गेहूं के दाम थे ये सब बढ़ गए थे। ठीक है, कोई भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है तो उसका कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो जब अब आप वर्ल्ड लेवल पर जब भी ट्रेड करेंगे, तो अगर कोई भी कंट्री, अगर कोई अपनी नई नीति बनाता है, कोई भी नया लॉ पास करता है, तो ऑब्वियसली उसका वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है। औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ा ही है। ठीक है ना, औद्योगिकरण मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप हुए हैं। रोजगार के अवसरों पर प्रभाव। ठीक है, कुछ फील्ड में रोजगार काफ़ी बढ़ा है, कुछ फील्ड में घटा है। ठीक है, इसको हम अलग रूप में भी वर्णित कर सकते हैं कि जैसे अगर आप फैक्ट्री ज़्यादा लगाएंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मशीन्स वगैरह का यूज़ करेंगे तो उस एरियाज में जो रोज़ मतलब ये फ्लक्चुएटिंग रहना है एक तरीके से, तो कुल मिलाकर इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। आगे चलते हैं, समस्याओं पर नज़र डालते हैं। तो समस्याएं, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है कि, ठीक है दोस्तों, कोई जो क्षेत्र है अगर वो यूज़फुल है औद्योगिक दृष्टि से तो उसका क्या हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। वहीं जो आसपास के क्षेत्र हैं वो उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी हैं। लघु उद्योग जो थे उनका ह्रास हो गया। रोजगार की अनिश्चितता, यह भी हमने पढ़ा है यहाँ पर। विकसित देशों को बढ़ावा मिला है, इससे जो विकसित देश थे और विकसित होते चले गए। सामाजिक प्रभाव, वेशभूषा, खान पान, भाषा पर इसका प्रभाव पड़ा ही ग्लोबलाइजेशन से। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाते जा रहे हैं, उनका जैसा खान पान, खुद का ट्रेडिशन लगभग भूल सा जा रहे हैं। प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये है इसकी समस्याएं। अगर प्रभाव की बात करो तो ये तो केवल ये बताएगा कि इस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। समस्याओं की यदि आप बात करेंगे तो समस्या में उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी डिस्कस किया भूमंडलीकरण। इस पर और भी बहुत लिखा जा सकता है। तो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।